हेलो हाय गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपी टेट ईवीएस का, आज का हमारा ये 9th नंबर का क्लास है। इससे पहले हमने 8 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखा है या आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर लगा लें, क्योंकि जितने भी प्रश्न शामिल किए हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो प्रीवियस ईयर होते हैं उसी से हमें पता चलता है कि हमारे जो प्रश्न हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप लोग ज़रूर उसे लगाएं और पूरी वीडियो आप लोग देखा करें, मतलब जितनी क्लास रहे, जितने क्वेश्चन हैं सभी आप क्या किया करें, कंप्लीट किया करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। प्रश्न हमारा क्या है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। अब ये जो नहीं है इसे ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में नहीं देखते ही नहीं है, भूल जाते हैं कि इसमें नहीं भी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा है हमीरपुर, बी ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, सी ऑप्शन है ललितपुर और डी ऑप्शन है झांसी। तो जो बुंदेलखंड पठार है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, मतलब कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश में और कुछ उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले जो हैं वो बुंदेलखंड पठार के भाग हैं। उसमें से पूछा गया कि नहीं, तो जो मिर्ज़ापुर है ये क्या है, बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। ठीक है, कितने ज़िले उत्तर प्रदेश के इसमें इसमें क्या है, बुंदेलखंड पठार के भाग हैं, तो 7 हैं। हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, झांसी और आगे देख लेते हैं। ये देखिए सातों हमारे हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, ये हमारे क्या हैं, बुंदेलखंड पठार के भाग हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िले कितने हैं, 7 ज़िले हैं। महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। अंतर्राज्यीय क्या है, तो जो अंतर्राज्यीय परिषद है ये क्या करता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जो है इसकी स्थापना करता है या इसका गठन करता है। बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्री। तो जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है या इसकी स्थापना कौन करता है, तो ये करता है हमारे भारत का जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति महोदय जो हैं ये क्या करते हैं, इसका गठन करते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित जो आर्टिकल है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, तो 263 जो अनुच्छेद है वो अंतर्राज्यीय परिषद का क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद का उसमें उसके गठन की बात की गई है। आर्टिकल 263 में किसके द्वारा ये इसकी स्थापना की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये 2021 में पूछा गया था कि किसके द्वारा स्थापना की जाती है, इसमें अध्यक्ष कौन होता है, तो पीएम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नाइट्रोजन स्थिरता या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु बैक्टीरिया जड़ों में उपस्थित होते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो बैक्टीरिया किन की जड़ों में उपस्थित होते हैं, गेहूं की, धान की, दलहन की या उपयुक्त सभी की। तो जो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन या स्थिरता करते हैं ये दलहनी फसलों की जड़ों में होते हैं। किसकी जड़ों में, दलहनी फसलों की जड़ों में उपस्थित होते हैं, जो कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं। दलहनी फसल जैसे हमारा चना हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया और इसमें हम ले लेंगे उड़द हो गया। तो इनकी जड़ों में क्या होते हैं, राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया होती है वो पाई जाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से यमुना नदी की सहायक नहीं है।
यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ये आपको बताना है। गंडक, चंबल, बेतवा और केन। तो जो गंडक नदी है ये गंगा की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गंडक किसकी सहायक है? तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, हिंडन, टोन्स, ये सब क्या है? ये सब हैं हमारे यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? यहाँ नीचे मैंने लिख दिया है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। चंबल, टोन्स, हिंडन, बेतवा और केन, ये क्या है? प्रमुख सहायक नदी हैं यमुना नदी की। टोन्स जो है हिमालयी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, और जो चंबल है ये यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल। ठीक है, तो ये हमारे होंगे यमुना नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल जो है इसका किस पौधे से तैयार किया जाता है? ए ऑप्शन है यूट्रिकुलरिया, बी ऑप्शन है जेट्रोफा जिसे हम रतन जोत के नाम से भी जानते हैं, सी ऑप्शन है देवदार और डी ऑप्शन है यूकेलिप्टस। तो जो बायोडीजल है ये जेट्रोफा जिसे रतन जोत के नाम से जानते हैं इससे तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। कच्चे तेल के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? क्वेश्चन क्या है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो शुष्क बर्फ है ये कार्बन डाइऑक्साइड का रूप है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? मतलब कि ऐसे बीज जिनमें क्या हो? दो दल हों। जैसे कि आपने मटर के दाने देखे होंगे, जब उसको हम करते हैं क्या करते हैं, उसके दाने को खोलते हैं तो उसमें दो पत्र निकलते हैं, दो बीज दल निकलते हैं। चना हो गया, इसमें भी दो होते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें मसूर दाल की, उड़द हो गई, सरसों हो गया, तो इसमें क्या है? दो पत्र होते हैं, मतलब दो दल होते हैं उसमें। तो वही दो बीजपत्री पौधा है। बांस, केला, गन्ना और सरसों, तो ये तीनों हमारे क्या है? एक बीजपत्री, लेकिन जो सरसों है ये हमारा दो बीजपत्री पौधा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? मतलब पौधों में जल किसके द्वारा पौधे जो हैं, मतलब पौधों में जल का मतलब पूरे पौधे में जल किसके द्वारा आता है? ठीक है, जाइलम, फ्लोएम, खनिज और कैम्बियम। तो जो जल का अधिग्रहण है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। और फ्लोएम पौधे की पत्तियों से जब भोजन बनता है तो पौधे के बाकी पार्ट में फ्लोएम के द्वारा जो भोजन है वो पहुंचता है। ठीक है, तो फ्लोएम जो है ये फूड का ट्रांसैक्शन करता है, और जाइलम जो है वो जल का अधिग्रहण करता है। ठीक है, अगर भोजन पूछा जाए तो फ्लोएम, जल पूछा जाए तो जाइलम। ठीक, अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो हमारे वायुमंडल में, हमारा जो वायुमंडल है कई गैसों के मिश्रण से बना हुआ है, जिसमें से अगर हम ये बात करें कि सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो लगभग 78% हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है। तो 78 + 21 कितना हो गया? 99%। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दो ऐसी गैसें हैं जिन्हें मिलाकर 99% गैस क्या हो जाती है? हमारी दो गैसें ही हो जाती हैं। बाकी जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.039% जो है ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और बाकी अन्य गैसें होती हैं। तो कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका है कि सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? तो ये जो कल्चर वाले क्वेश्चन ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, और जो हमारा थ्योरी वाली क्लासेस चल रही थी तो उसमें भी मैंने पढ़ाया है ये सब। तो ए ऑप्शन है वन एवं वन उत्पाद, बी ऑप्शन है सिल्क, और सी ऑप्शन है फूल, डी ऑप्शन है उर्वरक। तो जो सिल्वी कल्चर है इसका संबंध है वन एवं वन उत्पाद से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो गया। जैसे आपका सेरीकल्चर पूछ लिया जाता है जो कि रेशम कीट पालन से संबंधित है। पिसी कल्चर
और एपीकल्चर, वर्मी कल्चर, ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और अगली वीडियो में कल्चर से ही संबंधित कई प्रश्न ले आएंगे, तो जिससे आपका तैयार भी हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस जनपद मीन्स जिला में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है, चंदौली, लखनऊ जिसे हम चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वाराणसी। तो जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये चंदौली जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायु दाब जिसे हम नापते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर, थर्मामीटर तो सभी को पता है कि शरीर का ताप मापा जाता है। सिस्मोग्राफ जो है ये क्या होता है? जो भूकंप की तरंगे होती हैं उनकी तीव्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल में जो आर्द्रता या नमी होती उससे मापा जाता है। तो इसमें हम नमी को मापते हैं या आर्द्रता जिसे हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर से। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय जो तरंगे हैं, लिख नहीं जा रहा सही से तो लिख नहीं रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सिस्मोग्राफ से भूकंपीय जो तरंगे होती हैं उनको, थर्मामीटर से शरीर का ताप, और जो वायु दाब मापने के लिए यंत्र है वो है बैरोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? पेडागोजी का है। तो ए ऑप्शन है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, बी ऑप्शन है बच्चों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सी ऑप्शन है सामाजिकरण को बढ़ावा देना, और डी ऑप्शन है टीम भावना बढ़ाना। तो जो पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य है वो है कि बच्चों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव देना। क्यों? क्योंकि जब बच्चे या हम ही लोग कोई चीज़ जब अपने सामने से देखते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन से रिलेट भी कर पाते हैं, और जब कोई चीज़ हम सामने से देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो चीज़ें हमें अच्छे से याद भी रहती हैं और समझ में भी आ जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत मीन्स जो लगातार मूल्यांकन किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया और पढ़ाते वक्त बीच में आपसे क्वेश्चन भी किया, तो ये सतत हो गया। व्यापक मूल्यांकन क्या होता है कि जब हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है तब हम क्या करते हैं, आपका एग्ज़ाम वगैरह लेते हैं, तो ये हमारा व्यापक हो गया, ठीक है। तो ये आवश्यक क्यों है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, बी ऑप्शन है शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए, सी ऑप्शन है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय, यहाँ भय होना चाहिए था, भय लिखा है, जो अनावश्यक भय है वो नहीं रहता है। डी ऑप्शन है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो जो सतत और व्यापक, डी ऑप्शन है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है ये क्यों आवश्यक? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन करने से क्या होता है कि बच्चे जो पढ़ते हैं उनमें उनका कॉन्फिडेंस आ जाता है, या जो कमियां रहती है वो तुरंत सुधार कर दी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो परीक्षा के लिए अनावश्यक भय होता है कि हाय मेरा पेपर आ रहा मैं क्या करूँ, तो उसमें उनको ये भय नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है। तो जो चमगादड़ है ये स्तनधारी है, मतलब ये क्या करता है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है, तो ये क्या करता है, बच्चे पैदा करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। आपने अगर इस चमगादड़ को देखा होगा ध्यान से या कहीं भी, या मतलब जैसे मोबाइल वगैरह में ही देखा होगा, तो इनके पंख में क्या होता है, थैली नुमा एक थैली जैसा बना होता है, उसमें ही क्या करते हैं, इनके जो अल्प विकसित बच्चे होते हैं उसको इसमें रखे रहते हैं। जब इनका पूर्ण विकास हो जाता है तो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ जो है क्या करता है, अंडे नहीं देता है, बच्चे पैदा करता है और दूध भी पिलाता है, ठीक है, इसलिए इसको स्तनधारी कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, उत्पादक हो गया, ठीक है।
इसके बाद में ये पौधा हो गया, पौधे को टिड्डे ने खा लिया। मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो कैसा होगा, शाकाहारी होगा। ठीक है, इस टिड्डे को मान लीजिए किसी मेंढक या सांप ने खा लिया। ठीक है, तो ये कैसा होगा, मांसाहारी होगा। इस सांप को चील या बाज ने खा लिया। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता वो कैसा होगा, शाकाहारी होगा। तो हाथी और बकरी ये दोनों क्या हैं, शाकाहारी, तो ये तो होंगे नहीं। सांप और शेर, तो इसमें जो द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता होगा वो सांप होगा। अब आप सोचेंगे भैया शेर भी तो मांसाहारी, नहीं, जो शेर है वो क्या है, वो तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। क्या है, तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सांप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि झूम खेती होती है केरल में, बिहार में, मेघालय में या तमिलनाडु में। तो जो झूम खेती है वो पूर्वोत्तर भारत में, जैसे मिजोरम, मेघालय, माफ़ करिएगा थोड़े बच्चे हैं घर में तो आ गए थे। ठीक है, तो जो झूम खेती है कहाँ पर होती है, पूर्वोत्तर भारत में, जैसे मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, इन सब राज्यों में होती है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय हो जाएगा। झूम केरल में होती है, वहाँ पर क्या करते हैं, जब ये जो फसल लगाते हैं, जब इनकी फसल तैयार हो जाती है तो मिज़ोरम में एक नृत्य किया जाता है झूम खेती में। जब फसल तैयार हो जाती है, जैसे धान वगैरह, मतलब झूम खेती में क्या होती है, मिश्रित खेती की जाती है। मतलब कि एक फसल के साथ साथ कई अन्य फसलें भी बोई जाती हैं, जैसे धान के साथ और सारी चीज़ें बो दी गई। धान जो है ये मुख्य फसल है झूम खेती की। और झूम खेती में क्या होता है कि एक जगह पर, जब यहाँ पर क्या करते हैं, झूम खेती में एक जगह पर पेड़ पौधे या जो खरपतवार होते हैं उनको उखाड़ कर जला देते हैं। जलाने के बाद में जो राख बचती है उसी से ये क्या करते हैं, उर्वरक का काम करते हैं। जो जैविक रूप से मतलब खाद का यूज करते हैं, उसमें रासायनिक खाद नहीं डालते हैं। और एक जगह पर जब फसल कट जाती, जैसे उन्होंने क्या किया, खेत अपना तैयार किया और फसल बो दिया, फसल तैयार हो गई, तो वो उस जगह को कुछ छोड़ देंगे। मतलब फसल अपना काट के निकाल लिए, फसल को रख लिए, उसके बाद में क्या किए, उस जगह को छोड़ दिए कई वर्षों के लिए, कुछ वर्षों के लिए। उसके बाद में अलग स्थान पर जाकर फिर दोबारा वही प्रोसेस करेंगे। तो ये होती है झूम खेती में। झूम खेती जो मिजोरम में क्या होता है, मिजोरम में जब झूम खेती का जो फसल तैयार हो जाती है तो एक नृत्य करते हैं। वो नृत्य का नाम वो भी पूछा जाता है, चेराओ नृत्य। कौन सा नृत्य, चेराओ नृत्य जो है वो असम की, सॉरी, मिजोरम की जनजातियों के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया, चेराओ नृत्य या बांस नृत्य जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मेघालय है राइट आंसर हमारा। आगे बढ़ते हैं। और झूम खेती के बारे में विस्तार से क्वेश्चन आपका उसमें पूछा जाता है सीटेट वाले एग्ज़ाम में। उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है झूम खेती से। ठीक, कई सारे इसमें कथन और कारक वाले ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें ये ज़्यादा पूछा जाता है। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, बी ऑप्शन है टुंड्रा वन। टुंड्रा इसमें सही से नहीं लिख गया है, टाइपिंग नहीं हो रहा था टुंड्रा का सही से, तो टुंड्रा इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, सवाना और मरुस्थल। तो भैया टुंड्रा बहुत ठंडी होती है वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कोई पारिस्थितिक तंत्र अच्छा खासा नहीं होगा। मरुस्थल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पानी की कमी होती है, तो वहाँ भी रहेगा लेकिन बहुत अच्छा नहीं होता, सर्वाधिक नहीं होता। उत्पादन की बात की जा रही है, सवाना में भी नहीं होता। लेकिन सर्वाधिक पारिस्थितिक उत्पादन के लिए क्या होना चाहिए, अत्यधिक वर्षा हो और अधिक क्या हो, गर्मी भी हो, ताप भी अधिक रहे, वर्षा भी अधिक रहे। तो ऐसा भूमध्य जो हमारा भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है, अधिक गर्मी भी होती है, अधिक वर्षा भी होती है। तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वहाँ पर सर्वाधिक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादन देखा जाता है, या जैव विविधता अधिक वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो जो आम पकाने में जिस रसायन का हम प्रयोग करते हैं वो कैल्शियम कार्बाइड है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स। एड्स जो है ये वायरस से होता है। टाइफाइड ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। एनीमिया खून की कमी से होता है। टिटनेस भी बैक्टीरिया से ही होता है। तो जो दूषित जल से होने वाली बीमारी वो टाइफाइड है, ठीक है। गंदा पानी पीने से हमें टाइफाइड हो जाता है, उसमें एक बैक्टीरिया पाई जाती है जिससे हमें टाइफाइड, जिसे आंत्र ज्वर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपके क्वेश्चंस भी बने होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक, नए क्वेश्चन के साथ, नए पैटर्न के साथ, ठीक है। कल वाली जो हमारी प्रैक्टिस सेट होगी उसमें हम लोग लंदन धर्म और भोपाल गैस त्रासदी और जो पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन और संगठन हैं, इनसे भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो इन सारे टॉपिक से हमारे क्वेश्चन शामिल रहेंगे, ठीक है। तो कल वाली क्लास भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जितने भी अब पर्यावरण का भैया ये क्या विषय है या सब्जेक्ट है, तो उससे तो जो संबंधित सम्मेलन या संगठन है उससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आपके। तो उससे वो वाला कल हमारा उन्हीं सबसे संबंधित हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो उस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके बनाए जाएंगे। तो कल भी आप लोग जुड़ना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बाय बाय।